आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेडिकल साइंस की एक बेहद बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। दुनिया भर में हर 8 में से एक महिला जिस कंडीशन का सामना कर रही है, उसका नाम अब हमेशा के लिए बदला जा रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शब्द बदलने का मामला नहीं है, ये इस पूरी बीमारी को देखने और समझने का नजरिया बदलने जैसी क्रांति है। जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 170 मिलियन यानी 17 करोड़। दुनिया भर में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ऐसे सिंड्रोम से जूझ रहे हैं जिसका नाम इतिहास में एक ऐसी चीज पर रख दिया गया जो शायद उनके शरीर में मौजूद ही नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आज हम इस पूरे सफर को कुछ ऐसे समझेंगे। 1. द ट्रबल विद PCOS। 2. अ मल्टी सिस्टम मेडिकल मिस्ट्री। 3. द ग्लोबल नेमिंग कंसेंसस। 4. डिकंस्ट्रक्टिंग PMOS। और आखिर में 5. Why a name matters। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ट्रबल विथ PCOS। देखते हैं कि पुरानी मेडिकल डिक्शनरी में वो कौन सी बुनियादी खामी है जिसने इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी। सबसे बड़ा विरोधाभास तो खुद इसके नाम में ही छिपा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS। अब पॉलीसिस्टिक सुनकर कोई भी यही सोचेगा कि ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट्स होंगे, राइट? लेकिन असलियत यह है कि इस बीमारी का सामना कर रहे कई लोगों के शरीर में एक भी ओवेरियन सिस्ट नहीं होता। पैथोलॉजिकल सिस्ट्स वास्तव में इस बीमारी का मुख्य लक्षण है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। तो वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो ये पुराना नाम एकदम भ्रामक और गलत है। और इस गलत नाम का खामियाजा क्या है? ये 70% का डरावना आंकड़ा। नाम इतना कंफ्यूजिंग है कि इसे लेकर ढेरों गलतफहमियां फैल गई हैं, जिसकी वजह से इससे प्रभावित लगभग 70% लोगों का कभी सही तरीके से डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। सही जानकारी के अभाव में लोग सालों तक बिना सही इलाज के परेशान रहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, अ मल्टी सिस्टम मेडिकल मिस्ट्री। चलिए ओवरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर के अंदर बायोलॉजिकल लेवल पर वास्तव में क्या चल रहा है। ये कंडीशन अविश्वसनीय रूप से विविध है। इसके लक्षण सिर्फ इनफर्टिलिटी या अनियमित साइकिल्स तक सीमित नहीं हैं। इसमें टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी मेटाबॉलिक समस्याएं होती हैं। साथ ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव और यहाँ तक कि एक्ने या बालों का झड़ना जैसे डर्मेटोलॉजिकल लक्षण भी इसमें शामिल हैं। मतलब इस पूरी जटिल बीमारी को समझाने के लिए सिर्फ ओवरी शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ही अधूरा था। इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इस कंडीशन वाले लगभग 85% लोगों को प्रभावित करता है। इसे बहुत ही सिंपल ताले और चाबी के उदाहरण से समझते हैं। नॉर्मली इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, जो सेल्स का ताला खोलकर एनर्जी को अंदर जाने देता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में यह ताला चाबी वाला सिस्टम काम करना बंद कर देता है। कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती और शरीर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और ये बात सिर्फ एनर्जी के कम होने तक सीमित नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर में लगातार रहने वाली सूजन मिलकर आगे चलकर बहुत गंभीर कार्डियो-मेटाबॉलिक रिस्क पैदा करते हैं। इनमें मोटापा, ब्लड शुगर का इम्बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर और अंततः दिल से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। ये सब साफ तौर पर बताता है कि ये पूरी तरह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द ग्लोबल नेमिंग कंसेंसस। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया में कोई एक नाम इतने दशकों से स्थापित हो तो उसे बदला कैसे जाए? ये कोई आसान काम नहीं था। इस बदलाव का स्केल सच में बहुत विशाल था। इसमें दुनिया भर के 56 प्रमुख अकाडेमिक, क्लिनिकल और पेशेंट संगठनों ने एक साथ हिस्सा लिया, जिसमें यूके की एक चैरिटी संस्था वेरिटीन ने भी अहम भूमिका निभाई। ये सिर्फ कुछ डॉक्टरों की मीटिंग का फैसला नहीं था, ये पूरी दुनिया का एक साझा प्रयास था। और इस शानदार प्रोसेस में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग शामिल नहीं थे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स के साथ साथ दुनिया भर के 14,000 से अधिक मरीजों और हेल्थ प्रोफेशनल्स का सर्वे किया गया। यानी सिर्फ एक्सपर्ट्स की नहीं सुनी गई, बल्कि उन लोगों की आवाज को सबसे ऊपर रखा गया जो हर दिन इस बीमारी को जी रहे हैं। ये पूरा काम एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक तरीके से हुआ, जिसे डेल्फी मेथड कहते हैं। इसमें ग्लोबल सर्वे, वर्कशॉप्स, मार्केटिंग एनालिसिस जैसी कई लेयर्स शामिल थीं। प्राथमिकता बहुत साफ थी। नया नाम साइंटिफिकली एकदम सटीक होना चाहिए, इससे कोई स्टिग्मा या कलंक नहीं जोड़ना चाहिए और ये दुनिया की हर संस्कृति के लिए सही होना चाहिए। तो अब बारी है चौथे हिस्से की, डिकंस्ट्रक्टिंग PMOS। फाइनली उस नए नाम से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इसके हर एक शब्द के पीछे आखिर कौन सा विज्ञान छिपा है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की सहमति के बाद जो नया नाम सामने आया है वो है PMOS, यानी
पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये विज्ञान और मरीजों दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये नाम असलियत बयां करता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले है पी यानी पॉलीएंडोक्राइन। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम शरीर का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हाइपर एंड्रोजनिज्म कहते हैं। पॉलीएंडोक्राइन शब्द इस पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस को बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। फिर आता है एम यानी मेटाबॉलिक। जैसा कि हमने अभी जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लंबे समय तक रहने वाली कार्डियोमेटाबॉलिक समस्याएं इस कंडीशन का एक बहुत क्रिटिकल हिस्सा हैं। सर्वे में शामिल हुए मरीजों और एक्सपर्ट्स ने एक सुर में माना कि इस बीमारी के नाम में मेटाबॉलिक शब्द का होना बेहद जरूरी है। और अंत में है ओ यानी ओवेरियन। यहाँ रिसर्चर्स ने काफ़ी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने सिर्फ ओव्यूलेटरी शब्द इस्तेमाल करने के बजाय ओवेरियन चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवेरियन शब्द जीवन के अलग अलग चरणों में होने वाले बदलावों को, जैसे कि एंटीम्यूलेरियन हार्मोन या AMH में होने वाले बदलाव और फॉलिकुलर समस्याओं को ज़्यादा बेहतर और व्यापक तरीके से कवर करता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, Why a name matters। नाम तो बदल गया, लेकिन इस बदलाव से असल दुनिया में क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं होने वाला। इसके लिए 3 साल का एक पूरा ट्रांजिशन रोडमैप तैयार किया गया है। शुरुआत एकेडमिक रिसर्च पेपर्स से होगी, फिर ये हेल्थ सिस्टम्स का हिस्सा बनेगा, इसके बाद WHO और ICD के क्लासिफिकेशन अपडेट होंगे, और 2028 तक इंटरनेशनल गाइडलाइंस पूरी तरह बदल जाएंगी। मेडिकल टेक्स्ट बुक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स तक सब कुछ अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसका असली असर कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर होगा। जब नाम बीमारी की असल बायोलॉजी से मेल खाएगा, तो इससे जुड़ा वो पुराना स्टिग्मा खत्म होगा। मरीजों का दर्द वैलिड फील होगा, डायग्नोसिस कहीं ज्यादा तेजी से हो सकेगा, रिसर्च के लिए सही दिशा में फंडिंग मिलेगी, और दुनिया भर में केयर की क्वालिटी में एक जबरदस्त सुधार आएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ एक मेडिकल टर्म को सही करने से दुनिया भर के 17 करोड़ लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी और सटीक इलाज के दरवाजे खुल सकते हैं, तो ना जाने मेडिकल साइंस में ऐसी और कितनी कंडीशंस होंगी जो आज भी किसी गलत नाम के पीछे छुपी बैठी हैं। यह हमें बताता है कि विज्ञान और हमारी भाषा दोनों का लगातार विकसित होते रहना कितना जरूरी है।